गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग करते हैं बीएड सेकंड पेपर और फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर का पार्ट 2। इसमें भी आज हम लोग 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस किशोर अवस्था की विशेषता बताइए 2025। चलिए, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में तीव्र और बहुमुखी परिवर्तन होते हैं। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आप भी उसी ही दौर से गुजरे हुए हैं। शारीरिक विकास संबंधी विशेषताएं, इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट है शारीरिक परिवर्तन में तीव्रता। इस अवस्था में कद और भार में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, कद भी बढ़ता है और हमारा वेट भी बढ़ता है। यौन परिपक्वता या वह संधि प्राप्त होती है जिससे लड़कों में दाढ़ी मूछ और आवाज़ का भारी होना तथा लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना आदि गौण लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। इजी है, वेरी गुड। काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता, कामेंद्रियों की परिपक्वता के कारण काम भावना जागृत होती है जो इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड मानसिक विकास संबंधी विशेषताएं। इसमें क्या होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास। यह वह काल है जब बुद्धि का सबसे अधिक और तीव्र विकास होता है। मस्तिष्क का भार लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कल्पनात्मक चिंतन और गहन विचार शक्ति। आप इसको चाहो तो एक ही बना के लिख सकते हो, पर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है तो ईजिली समझ में आ जाती है चीज़ें, लेकिन आप एक ही पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशोरों में तर्क करने की क्षमता, सूक्ष्म और गहन विचार शक्ति तथा परिकल्पनात्मक सोच विकसित होती है। वह अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना, किशोरों में मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। वे बड़ों के आदेशों, परंपराओं और रीति रिवाजों के बंधन में नहीं रहना चाहते। बुद्धिगत जिज्ञासा, उनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है। ठीक है, जब कोई चर्चा चलती है तो वो भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब है हमारा थर्ड पॉइंट संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताएं। संवेगात्मक अस्थिरता, यह अवस्था संवेगों की अधिकता का काल है। किशोर छोटी छोटी बातों को लेकर शीघ्र ही दुखी, क्रोधित या परेशान हो जाते हैं। संवेग उनके नियंत्रण में नहीं रहते जिससे आक्रोश एवं हिंसक प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। ये आजकल आपको देखने को मिल रहा है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, इस काल में घनिष्ठ मित्रता बनती है जो अक्सर जीवन पर्यंत चलती है। वे अपने मित्रों को अपने परिवार से भी अधिक महत्व देते हैं। आत्मसम्मान की भावना, परिपक्वता आने के कारण उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है और वे दूसरों के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करते। वीर पूजा की भावना, किशोर किसी आदर्श व्यक्ति जैसे खिलाड़ी, नेता, शिक्षक को अपना आदर्श मानने लगते हैं और उनकी वीर पूजा करते हैं। अधिकारों के प्रति विद्रोह की भावना, ठीक है, अधिकारों के प्रति विद्रोह की भावना, ये भी पॉइंट है, इसको भी देखेंगे आप। वे बड़ों के आदेशों या समाज की गलत मानी जाने वाली बातों के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। ये अपराध प्रवृत्ति के विकास का भी नाजुक समय है। ठीक है, इसमें कई लोग बच्चे अपराध भी कर देते हैं क्योंकि असमझ होती है, पर इतनी परिपक्व नहीं हो पाती, धीरे धीरे होती है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है पहचान संकट। किशोर में मैं कौन हूँ और मुझे जीवन में क्या करना है जैसे प्रश्न उठते हैं। वे अपनी अस्मिता को स्थिर और स्थायी बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। भावी जीवन की तैयारी, यह अवस्था व्यावसायिक चुनाव और जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने की तैयारी का काल है। यह अवस्था किशोरों के उचित मार्गदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में मिला सही दिशा निर्देशन उन्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। अब ये हैं आपके अधिगम के नियम। ठीक है, अभी नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 5 ईयर से ही क्वेश्चन नहीं आया है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये आ जाए। ठीक है, आया है शायद अधिकतम नियम या नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखना जरूरी है क्योंकि आ सकता है। अधिगम के मुख्य नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या बताता है? यह नियम ये बताता है कि सीखने के लिए व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो वह सीखने की संतुष्टि महसूस करता है और अधिगम शीघ्र होता है। ठीक है, यानी लर्निंग जल्दी होती है। यदि वह तैयार नहीं है तो वह खींचेगा या असंतोष उत्पन्न करेगा, यह होता है।
अब इसके सूत्र मतलब आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो बस समझने के लिए है। जब सीखने के लिए तत्पर होते हैं और सीखते हैं तो संतुष्टि होती है। जब सीखने के लिए तत्पर नहीं होते और सीखते हैं तो खीज होती है। और जब सीखने के लिए तत्पर होते हैं और नहीं सीखते तो खीज होती है। मतलब कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ वो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं आती तो भी गुस्सा आता है, और वो जब नहीं सीखना चाहते और उन्हें ज़बरदस्ती सिखाया जाता है तो भी उनको खीज उत्पन्न होती है। और जो काम मन से होता है तो उसके लिए संतुष्टि होती है। शैक्षिक निहितार्थ में क्या है? शिक्षक को शिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों की रुचि, योग्यता और ध्यान को जागृत करना चाहिए। किसी भी कौशल को सिखाने से पहले मानसिक तैयारी आवश्यक है। अभ्यास का नियम, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये नियम ये बताता है कि किसी सीखे गए कार्य या संबंध को अभ्यास द्वारा मजबूत किया जा सकता है, और अभ्यास न करने से वह संबंध कमजोर हो जाता है। इसके दो उपनियम है। पहला है उपयोग का नियम। जब किसी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का बार बार उपयोग करते हैं तो वह संबंध मजबूत हो जाता है, और अनुपयोग जब किसी संबंध का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता तो वह संबंध कमजोर हो जाता है या भूल जाता है। ठीक है, आप भी देखते होंगे कोई टीचर्स को, जब वो बच्चों को देखिए मैथ और साइंस ऐसी चीज़ है जिसकी बुक्स वगैरह कभी चेंज नहीं होती, तो कई टीचर्स को ऐसे देखा होगा आपने कि वो बच्चों को करवाते ही रहते हैं अभ्यास, है ना। तो अभ्यास करते करते उनको वो चीज़ याद हो जाती है कि इस पेज पे ये नंबर है, इस पेज पे वो क्या करें, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है एक बार पढ़ा हो गया, तो हम लोग को वो चीज़ नहीं रहती। हम लोग और जिस चीज़ पे अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, ठीक है। और चलिए इसमें क्या शैक्षिक निहितार्थ, ऐसे कई भी एग्जाम्पल हैं। और कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए पुनरावृत्ति, अभ्यास कार्य और गृह कार्य देना आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान का सिद्धांत इसी पर आधारित है। प्रभाव का नियम, यह नियम सबसे महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है उस कार्य को वह भविष्य में दोहराना चाहता है, और जिस कार्य में असंतोष या दुख मिलता है उसे वह टालना चाहता है। संतुष्टिदायक परिणाम में क्या होता है? संबंध मजबूत होते हैं, सीखना स्थायी होता है। असंतोषजनक परिणाम क्या है? संबंध कमजोर होते हैं और सीखना कम प्रभावी होता है। शिक्षक निहितार्थ, शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, अच्छे ग्रेड का उपयोग करना चाहिए ताकि छात्र अपने अच्छे व्यवहार को सीखने के प्रयासों को दोहराए। शिक्षण वातावरण में डर या तनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि असंतोष अधिगम को बाधित करता है। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, डरेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको क्या करना, वेरी गुड बोलना है। अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व, चलिए अभिप्रेरणा अधिगम की रीढ़ की हड्डी है। अभिप्रेरणा वही मोटिवेशन बच्चों को करना, यह वह आंतरिक शक्ति है जो विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है। अधिगम एवं विकास में योगदान, तो पॉइंट आप देख लेंगे, ठीक है। अधिगम में प्रोत्साहन करने के लिए यानी कि सीखने में बच्चों को इंक्रीज करना। अभिप्रेरणा छात्रों में सीखने की इच्छा पैदा करती है। जब आप बच्चों को वेरी गुड वगैरह बोलते हो या अच्छे ग्रेड देते हो तो बच्चा क्या करेगा, उसको और अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो और अच्छा सीखेगा। यह सीखने के लिए सकारात्मक मानसिक अवस्था उत्पन्न करती है जिससे छात्र विषय वस्तु को अधिक प्रभावी ढंग से ग्रहण करते हैं। अधिकाधिक ज्ञान अर्जन के लिए जब छात्र प्रेरित होते हैं तो वे अधिक प्रयास करते हैं, जिज्ञासा दिखाते हैं और लंबे समय तक अधिगम प्रक्रिया में लगे रहते हैं। उच्च प्रेरणा स्मृति और समझ में सुधार करती है जिससे ज्ञानार्जन अधिकतम होता है। रुचि का विकास, अभिप्रेरणा छात्रों को उन विषयों में भी रुचि विकसित करने में मदद करती है जो उन्हें शुरू में नीरस लगते हैं। शिक्षक बाहरी पुरस्कार या आंतरिक जिज्ञासा के माध्यम से विषय के प्रति लगाव पैदा कर सकता है। मानसिक विकास में सहायक, प्रेरणा छात्रों को समस्या समाधान, तर्क और समीक्षात्मक चिंतन जैसी उच्च मानसिक क्रियाओं में संलग्न करती हैं जिससे उनका मानसिक विकास होता है। अधिगम के नियम और प्रेरणा, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम सीधे प्रेरणा पर आधारित है। छात्र तभी सीखते हैं जब उन्हें संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि ही प्रेरणा है जो अधिगम को स्थायी बनाती है।
अब सेकंड पॉइंट है हमारा व्यवहार, चरित्र और लक्ष्य प्राप्ति में भूमिका। व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए, फर्स्ट क्या है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अभिप्रेरणा छात्रों को अवांछित व्यवहारों को छोड़कर स्वीकार्य और नैतिक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि जो चीज़ें बेकार की उसको छोड़ो। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, प्रेरणा एक शक्तिशाली चालक बल के रूप में कार्य करती है जो छात्रों को उनके शैक्षिक और व्यावसायिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है और बाधाओं के बावजूद प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। उच्च आकांक्षा के लिए अभिप्रेरणा छात्रों को अपने उच्च और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है। यह उन्हें आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने की दिशा में ले जाती है। सामाजिक और चारित्रिक गुणों के लिए प्रेरणा छात्रों को ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन, जिम्मेदारी जैसी नैतिक और सामाजिक गुणों को आंतरिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो चरित्र निर्माण का आधार है। चरित्र निर्माण, आंतरिक प्रेरणा छात्रों को स्व नियंत्रण और नैतिक मूल्यों पर आधारित नियंत्रण लेने में मदद करती है जो उनके चरित्र को मजबूत बनाती है। देखिए, जब आप कोई चीज़ बच्चे को बाहर लेते हैं कि बच्चा कोई चीज़ गलत कर दिया, लेकिन उसको जब आप समझाते करते हैं तो उसको समझ में आता है कि हाँ, कि मोरल क्या है, इस चीज़ का मोरल वैल्यू क्या है, तो कोशिश करता है बच्चा उस चीज़ के लिए, है ना। इसलिए कहते हैं पुनर्वलन बच्चों को देना चाहिए। हो जाती है मिस्टेक सबसे, नो प्रॉब्लम। व्यवहार नियंत्रण, आंतरिक प्रेरणा छात्रों को बाहरी दबाव के बजाय आंतरिक नैतिक मापदंडों के आधार पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। शैक्षिक व्यवस्था प्रबंधन में योगदान, अनुशासन विकसित करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र स्व अनुशासन बनाए रखते हैं क्योंकि वे सीखने के मूल्य को समझते हैं। इसके विपरीत अभिप्रेरणा की कमी अक्सर छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। अनुशासन और प्रेरणा, प्रेरणा वह आधार है जिस पर सकारात्मक अनुशासन टिका होता है। यह दंड आधारित अनुशासन के बजाय रुचि आधारित अनुशासन को बढ़ावा देती है, यानी कि आप बच्चों पे जब इंटरेस्ट लाएंगे तो बच्चे खुद ही चुपचाप आपकी बात सुनेंगे, अनुशासन बना रहेगा। मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा का ज्ञान शिक्षकों को छात्रों की रुचियों और योग्यताओं को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने का आधार बनता है। पाठ्यक्रम और प्रेरणा, पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता और प्रेरणाओं जैसे जिज्ञासा, उपलब्धि की आवश्यकता को पूरा करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रेरणा को बनाए रखता है। अध्यापन विधि एवं प्रेरणा, शिक्षक को ऐसी अध्यापन विधि जैसे प्रोजेक्ट विधि, चर्चा अपनानी चाहिए जो छात्रों की सहभागिता को बढ़ाए और उन्हें सीखने में सक्रिय करे, जिससे उनकी प्रेरणा बनी रहे। प्रेरणा विशेषकर आंतरिक प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा विशेषकर आंतरिक प्रेरणा छात्रों को विचलित हुए बिना लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। जब अंदर से रहेगा ना तभी कुछ कर पाएंगे हम लोग, जो गहन अधिगम के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, मतलब छोटा सा लिख देना आपको, अभिप्रेरणा शिक्षा की सफलता की कुंजी है। एक प्रेरित छात्र न केवल सीखता है बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, अब है बुद्धि परीक्षणों के उपयोग या प्रयोग। ये भी क्वेश्चन आया है 16 या 17, 18 ऐसे कुछ है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के उपयोग या प्रयोग। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वर्गीकरण, छात्रों को उनकी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर विभिन्न शैक्षिक समूह जैसे तीव्र, सामान्य, मंद बुद्धि समूह में वर्गीकृत करना। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण से होगा। शैक्षिक मार्गदर्शन, छात्रों को उनकी बुद्धि के स्तर के अनुरूप विषयों जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य और शैक्षिक कार्यक्रमों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रदर्शन, किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता उसके आधार पर उसके लिए उपयुक्त व्यवसाय या कैरियर सुझाव देने के लिए, जैसे उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति को विशेषज्ञों के कार्यों के लिए। चयन, विभिन्न नौकरियां, सैन्य भर्ती जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, या विशिष्ट शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना। तो ये क्या, सबकी बुद्धि के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती है, जिसका जैसा लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। अब वंचितों की पहचान, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि छात्रों की शीघ्र पहचान करने और उनके लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम
तैयार करने के लिए। शोध बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, पर्यावरण को अध्ययन करने और विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। अब है पहला हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो जितना पूछा क्या कोई बात है, लेकिन कभी कभी गुण दोष की बात आ जाती है, उसको भी देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के गुण क्या है? गहन अध्ययन, उच्च विश्वसनीयता और वैधता, छोटे बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ, अशाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग। तो गहन अध्ययन में क्या है? परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच सीधा संपर्क होने के कारण परीक्षक छात्र के व्यवहार, रुचि और काम करने के तरीके का गहन अध्ययन कर सकता है। ठीक है, फेस टू फेस होगी, सारी बातें अटैच रहेंगी। इन परीक्षणों के दौरान आमतौर पर अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, क्योंकि परीक्षण के दौरान छात्र के ध्यान पर पूरा नियंत्रण रखा जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ, यह परीक्षण छोटे बच्चों जिनमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है और संवेगात्मक रूप से अस्थिर छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि सामने होती है चीज़ें। अशाब्दिक परीक्षणों, गूंगे, बहरे या भाषा की समस्या वाले व्यक्तियों पर अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इसके दोष क्या हैं? अधिक समय और श्रम, अधिक व्यय, परीक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक। ये बात सही है, नहीं होगा तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। एक एक व्यक्ति पर परीक्षण करने के कारण इसमें समय और प्रयास बहुत अधिक लगता है। चूँकि इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित परीक्षक की आवश्यकता होती है और समय अधिक लगता है, और इसलिए ये महंगा है। परीक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक, परीक्षक का उच्च रूप से प्रशिक्षित होना अनुभवी आवश्यक है, जिससे उसकी उपलब्धता कम होती है। अब है सामूहिक, वो तो व्यक्तिगत हो गया, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति का कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या, ग्रुप में हो रहा है परीक्षण। यह वह परीक्षण है जो एक ही समय में व्यक्तियों के एक बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है। इसके गुण क्या है? समय और श्रम की बचत, कम खर्चीला, प्रशासन में आसानी, विस्तृत प्रयोग। समय और श्रम की बचत, एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण होने के कारण समय और प्रयास की बचत होती है। प्रति व्यक्ति की लागत कम आती है, जिससे यह निर्धन देशों और बड़े संस्थानों के लिए उपयोगी है। इसे प्रशासित करने के लिए व्यक्तिगत परीक्षणों की तुलना में कम विशेष योग्यता वाले परीक्षक की आवश्यकता होती है। बड़े स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक संस्थानों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके दोष क्या है? कम विश्वसनीयता है, ये व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान नहीं, अनुचित साधनों का प्रयोग, कम आयु के लिए अनुपयुक्त। सामूहिक प्रशासन के दौरान सभी छात्रों के ध्यान और प्रयास पर पर्याप्त निगरानी रखना कठिन होता है, जिससे विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। परीक्षार्थी के गुण दोषों या असफलता के व्यक्तित्व कारणों का गहन अध्ययन नहीं कर पाता। अनुचित साधनों का प्रयोग, सामूहिक रूप से परीक्षा होने के कारण छात्रों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने की संभावना रहती है। कम आयु के लिए अनुपयुक्त, यह छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बच्चों में नहीं होती है। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। 2020 का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, चलिए चलते हैं इसमें। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बताता है कि कैसे एक तटस्थ उद्दीपक एक सशर्त अनुक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग छात्रों के व्यवहार और अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में होता है। का फर्स्ट पॉइंट है आदत या स्वभाव का निर्माण। ठीक है, शिक्षा में क्या है इसमें आपका, ये देखिए, यह सिद्धांत अच्छी आदतों जैसे समय पर गृह कार्य करना, सफाई रखना, व्यवस्थित रहना के निर्माण में अत्यंत सहायक है। एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों का शांत हो जाना या कक्षाओं में प्रवेश करना। यह घंटी यानी अनुबंधित उद्दीपक है जो प्रतिदिन हो रहा है, जो बच्चा समझ रहा है उस चीज़ को। ठीक है, और इसका व्यवहार क्या है, उसी के बीच में अनुबंधन का परिणाम है। यानी कि बच्चों को पता है कि जब घंटी बजेगी
ठीक है, या तो उनको शांत हो जाना है, या उनकी क्लास में जाने का समय हो गया है, या फिर स्कूल ओवर का समय हो गया है। तो ये बच्चों में डेली क्या हो जाता है, डेली की ये एक हैबिट हो जाती है ये, तो ये आदत या स्वभाव का निर्माण हो जाता है। सीखने की सर्वाधिक विधि, यह सबसे मौलिक और सरल प्रकार है सीखने का, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों और पशुओं में व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग अवांछित व्यवहार को हटाने और अनुकूल प्रतिक्रियाओं को स्थापित करने की आधारशिला के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें सही नहीं है उसको रिमूव करना है, और चीज़ें जो सही है उसको बच्चों की हैबिट में लाना है। भाषा का विकास, शिक्षा के निहितार्थ में क्या है, भाषा सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया अनुबंधन पर आधारित होती है। उदाहरण, बच्चा किसी वस्तु के साथ उसके नाम को जोड़कर सीखता है। चित्रों या वस्तुओं को देखकर शब्दों से जोड़ना इसी सिद्धांत का पालन है। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तब पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं, बार बार बोलना सिखाते हैं, ठीक है, भाषा का विकास करते हैं उसका। उसके बाद बच्चा देख देख के भी, जब हम लोग कोई चीज़ को रिपीट करते हैं, दिस इज़ पेंसिल या चॉक या डस्टर, या घर में कोई चीज़ हो, ठीक है, तो बार बार जब हम इसको बोलते हैं तो बच्चा उसको सीखता है। तो इससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। ये भी अनुबंधन ही हो गया एक तरीके से। सीखने के लिए प्रोत्साहन, निहितार्थ, सकारात्मक भावनात्मक अनुक्रिया को सीखने की सामग्री से जोड़कर छात्रों को प्रेरित किया जाता है। सकारात्मक भावनात्मक अनुक्रिया को सीखने की सामग्री से जोड़कर छात्रों को प्रेरित किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक की प्रशंसा को उत्तर देने से जोड़ना, ताकि छात्र भविष्य में और अधिक उत्तर देने के लिए प्रेरित हो। जैसे बच्चा क्या करेगा, जब कोई चीज़ देगा तो आप क्या बोलते हो बच्चों को, वेरी गुड बोलते हो, तो क्या अनुक्रिया होगी उस बच्चे की, यही होगी कि वो और कोशिश करेगा, ठीक है, और अच्छे से काम करेगा। तो सीखने के लिए प्रोत्साहन करना। अभिवृत्ति का विकास, किसी निहितार्थ देख लेते हैं, किसी विषय, शिक्षक या स्कूल के प्रति छात्रों की सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास अनुबंधन के माध्यम से होता है। ठीक है, यदि कोई छात्र विज्ञान के शिक्षक को पसंद करता है तो सकारात्मक होगी, तो वह विज्ञान विषय को पसंद करने लगेगा और विषय में सकारात्मक अनुक्रिया अनुबंधन होगा। मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार, निहितार्थ, भय और चिंता जैसी अवांछित संवेगात्मक अनुक्रियाओं को दूर करने के लिए अनुबंधन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तकनीक में क्या है, व्यवहार चिकित्सा, जैसे कि व्यवस्थित विसंवेदीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ भय को शिथिलता से अनुबंधित किया जाता है। यानी कि बच्चे को क्या करना पड़ेगा, मानसिक उसको अगर वो डर रहा है या कर रहा है तो ये सारी चीज़ों को दूर करके और एक पॉजिटिव वे में उसको सिखाना, ये मानसिक असंवेदना का अस्थिरता का उपचार है। ठीक है, गणित शिक्षण में सहायक, निहितार्थ, गणित में पहाड़ों को याद करने, सूत्रों और बुनियादी सक्रियाओं को जोड़ घटाव का अभ्यास द्वारा यांत्रिक रूप से सीखने में अनुबंधन सिद्धांत उपयोगी है। इसमें क्या करते हैं, ये बार बार ही किया जाता है क्योंकि फॉर्मूला है, बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है, तो रिपीटेशन से क्या होती है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बार बार दोहराव या उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध मजबूत पड़ता है, क्योंकि चीज़ें आपको नहीं आ रहा फिर से करो, नहीं आ रहा फिर से करो, तो वो एक हैबिट में होते वो चीज़ क्या हो जाती है, माइंड में चली जाती है और बहुत ही ईजी हो जाता है। सामाजिकरण में सहायक, निहितार्थ, यह सिद्धांत बच्चों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य, जैसे बड़ों का सम्मान करना, समूह में काम करना सीखने में मदद करता है। प्रक्रिया क्या है इसमें, जब बच्चा सामाजिक रूप से सही अनुक्रिया करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, जिससे उस व्यवहार का अनुबंधन हो जाता है। यानी कि देखिए सामाजिकरण क्या है, बाय द वे अगर जैसे छोटा बच्चा है, हम उसको बोलते हैं कि देखो बड़े जो आए हैं, जो बेटा हाथ जोड़ो, जय करो, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो बच्चा उसको करता है उसको, और फिर जो गेस्ट होते हैं आप कहते हैं अरे कितना अच्छा बच्चा है, तो वो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, तो उसको पता है नहीं जो भी आ रहा है तो हमको उसको क्या करना है, गुड मॉर्निंग करना है या नमस्ते करना है या पैर छूना है, तो ये एक सामाजिकरण में सहायक होता है। निष्कर्ष क्या है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत शिक्षक को ये समझने में मदद करता है कि शिक्षक कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार और शिक्षण सामग्री कैसे छात्रों में अचेतन रूप से सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्तियों और आदतें विकसित करते हैं। तो ये आज 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अगर थोड़ा सा लेंथी आता है, 5 वर्ड्स का आता है, तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, 200 का आएगा तो अपने हिसाब से कर लेंगे। अब कल हम लोग फिर से देखेंगे हमारा 3rd पार्ट, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।